हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। 19 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। तो आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर बाजार दर्पण की। तो देखिएगा, यहाँ पर बाजार दर्पण में हम सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं। सेंसेक्स घटकर 77,235 पॉइंट पर पहुंच चुका है, जबकि अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी घटकर जो है 24,154 पॉइंट पर पहुंच चुका है। तो ये थी सेंसेक्स और निफ्टी की स्थिति। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर की। तो देखिएगा, गोल्ड यानी सोना घटकर जो है 1,54,570 रुपये पर पहुंच चुका है, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,33,280 रुपये पर पहुंच चुकी है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर डॉलर और क्रूड ऑयल की। तो देखिएगा, अमेरिकी डॉलर जो है बढ़कर 95.82 यानी 95 रुपये 82 पैसे पर पहुँच चुका है, जबकि क्रूड ऑयल जो है बढ़कर 86.5 डॉलर प्रति बैरल पर पहुँच चुका है। तो ये थी बाजार दर्पण की बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अन्य बड़ी खबरों की। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क की, जो 2026 के लिए बनाया गया है। उसके देखते हैं क्या है। तो देखिएगा, जो 19 अगस्त 2026 को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत के जो AI पाठ्यतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए जो है राष्ट्रीय AI डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क जारी किया गया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जेनरेटिव AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले गैर व्यक्तिगत डेटा यानी कि नॉन पर्सनल डेटा के सुरक्षित, पारदर्शी और नैतिक पहुंच का जो है ढांचा तैयार करना है। यानी जो ये नेशनल AI डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क है, इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या कह सकते हैं हम इसको? जेनरेटिव AI मॉडल के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले गैर व्यक्तिगत डेटा, जो नॉन पर्सनल डेटा होता है, उसको सुरक्षित करना, पारदर्शी करना और साथ ही साथ जो है नैतिक पहुँच का जो है ढांचा तैयार करना है। इसमें AI आधारित डीफेक्ट, पूर्वाग्रह और एल्गोरिदमिक भेदभाव को रोकने के लिए भी सख्त मानक निर्धारित किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये एक डेटा गवर्नेंस जो है फ्रेमवर्क बनाया गया है AI के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये अगर UPSC के एग्ज़ाम के लिए बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें जो है डिजिटल अर्थव्यवस्था, AI सुशासन, डेटा संप्रभुता और नवाचार और गोपनीयता के मध्य जो है संतुलन अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करते हैं AI की, तो थोड़ा देखेंगे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, क्या है। तो देखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI जो है ये है क्या? एक ऐसी तकनीक है जिसमें जो है मशीनें मनुष्य की तरह सोच सकती हैं, सीख सकती हैं और जो है निर्णय भी ले सकती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे सामने नजर आती हैं, चाहे वो रोबोट हो, चाहे वो आप देखना होगा जो होटलों में वगैरह भी देखा होगा, या फिर आपने मशीनों में जो आजकल देखते हैं, या फिर हम बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं इसमें जो ये काम करती हैं। और ऐसे काम जो हम मतलब कह सकते हैं साधारण मनुष्य नहीं कर पाता है, तो वो AI जो है की मदद से जो है कि चाहे वो मतलब रोबोटिक के माध्यम से किया जा सकता है, कर सकते हैं, है ना। तो कैसे काम करती हैं इसको जरा समझते हैं। डेटा जो होता है, जैसे मान के चलिए AI को सीखने के लिए क्या चाहिए? बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है। मान के चलिए जो हमें चीज़ करानी है तो पहले उसमें डेटा क्या करना होता है? इनपुट करना होता है। अब क्या करता है ये एल्गोरिदम के जो माध्यम होता है, एल्गोरिदम की सहायता से AI डेटा को जो है ये विश्लेषण करता है। अब जिस चीज़ को इसको क्या करना है, इसको कार्य करना है, तो उसका डेटा का क्या करेगा? वो एल्गोरिदम के माध्यम से क्या करेगा? उसका डेटा का विश्लेषण करेगा, एनालिसिस करेगा, है ना। उसके बाद में क्या करता है वो? मशीन लर्निंग की तरफ से क्या करता है? AI अनुभव के आधार पर, यानी कि मशीन लर्निंग के माध्यम से क्या करता है वो? AI अनुभव के आधार पर जो है खुद सीखता है और बेहतर जो है होता जाता है। यानी वो जितने भी हमें डेटा मिल रहा है उसके माध्यम से जो है वो मशीन लर्निंग करके जो उसके माध्यम से क्या करता है? खुद सीखता चला जाता है और जो है उससे और बेहतर होता चला जाता है। आपने AI के उदाहरण भी देखे होंगे, जैसे मान के चलिए आप देखते हैं गूगल असिस्टेंट है, जैसे आपने कोई भाषा बोली कि हमें जो है इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, है ना, या हमें कोई चीज़, इस तरह की चीज़ उपलब्ध करा दीजिए, तो वो चीज़ जो है यहाँ पर डेटा के माध्यम से जो है AI की ये मुख्य उदाहरण जो है गूगल असिस्टेंट में भी देख सकते हैं, ChatGPT में भी देख सकते हैं आप, है ना। कुछ चीज़ आपको जो है कुछ चीज़ बनवानी है, अपना जो प्रोजेक्ट बनवाना है, तो इस तरह से जो है AI को बोल दीजिए ChatGPT को, और वो जो है मिल जाएगा। अभी एक नया चीज़ आई है सेल्फ ड्राइविंग कार। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो ऐसे विकसित देश हैं, और ख़ास तौर से जो जैसे दुबई वगैरह, या मान लीजिए चाइना वगैरह में, या फिर जापान में, इस तरह की टेक्निक जो है बहुत ज़्यादा मतलब अब शुरू हो चुकी है, जिसमें जो है सेल्फ ड्राइविंग यानी कार जो कह सकते हैं जो अपने आप ही चल रही है ना, जो है इसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है। एक बात आपका फेस रिकॉग्निशन, है ना,
जैसे मान के चलिए आपने जो है कोई लॉक लगा रखा है, तो वो आपके जो है फेस को पढ़ेगा, उसके बाद में जो है उसको अनलॉक कर देता है। तो ये सब क्या है, ये सब यही चीज़ें हैं जो हमारी AI के जो है उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, है ना। इसके बाद ही अगर उपयोग की देखते हैं, शिक्षा में भी इसका उपयोग होता है, स्वास्थ्य होता है। शिक्षा में कैसे होता है, पर्सनल लर्निंग, स्मार्ट क्लासेस, ऑटोमेटिक मूल्यांकन, ये सब जो है कार्य हैं इसके शिक्षा में। स्वास्थ्य में आता है रोगी की पहचान, जो है रोग होते हैं, ऐसे रोग होते हैं जो मनुष्य जो है मतलब जैसे मान के चलिए उसको जो है नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता है, तो जो है AI भी इसका प्रयोग कर सकती है। मेडिकल रिपोर्ट में विश्लेषण करने में, इसका एनालिसिस करने में, इस तरह से, है ना। कृषि में बात करें तो फसल निगरानी, मौसम पूर्वानुमान और जो है स्मार्ट सिंचाई के लिए भी जो है AI का इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंकिंग और वित्तीय में भी देख सकते हैं, तो फ्रॉड डिटेक्शन होते हैं, रिस्क एनालिसिस होते हैं, और उसको कस्टमर जो सपोर्ट होती है उसको भी देने के लिए जो है AI का इस्तेमाल कर सकते हैं। परिवहन में हमने देख ही लिया। अभी यहाँ पर मनोरंजन में भी देख सकते हैं कि जो हमारी किसी भी तरह से जो म्यूज़िक वगैरह सिस्टम होते हैं, सब उसको कंटेंट के माध्यम से जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। देखिए लाभ की जहाँ बात करते हैं, तो लाभ क्या है इसका, तेज़ गति होती है और सटीकता भी होती है। 24/4 यानी 7 जो है कार्य क्षमता होती है। उत्पादक की में वृद्धि होती है और साथ ही साथ जो है समय और लागत की बचत होती है। अगर हम बात करें इसकी चुनौतियाँ की, जो इसमें चैलेंजेस हैं वो देखें, तो चैलेंजर में अगर हम बात करें तो देखिए रोजगार पर जो है सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, गोपनीयता की समस्या भी रहती है, गलत जानकारी को जोखिम होता है, और साइबर सुरक्षा के जो है वो खतरे भी बढ़ते जाते हैं। तो ये इसके जो है उपयोग हैं, और इसके साथ साथ लाभ हैं, यानी इसके क्या प्रॉफिट एंड लॉस हैं, यानी प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं, तो वो भी हमने देखे यहाँ पर, है ना। तो ये है। अब आगे बात करेंगे अगले जो खबर है उसकी, गहरे समुद्र में खनन और राष्ट्रीय महासागर नीति की बात करेंगे। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण यानी ISA के दिशा निर्देशों के अनुरूप डीप ओशन मिशन के तहत जो है गहरे समुद्र में खनिजों के सतत जो है दोहन के लिए नई कार्य योजना जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसको देखते हैं। हिंद महासागर के केंद्रीय क्षेत्र में तांबा, निकेल, कोबाल्ट जैसे जो है संसाधनों की खोज के साथ साथ जो है समुद्री वायुतंत्र को और जैव विविधता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य कह सकते हैं, जो महासागर के केंद्रीय क्षेत्र हैं उसमें तांबा, निकल, कोबाल्ट, इस तरह के जो मान के चलिए लिथियम वगैरह हैं, तो उनके जो संसाधनों की खोज की जा रही है, उनके साथ साथ जो है समुद्र में जो पारितंत्र है ना, और जो जैव विविधता की सुरक्षा उसको भी सुनिश्चित करना है। ये नहीं है कि हम जो है उसको निकालते चले जाएं, तांबा निकल रहा है या जो भी मेटल्स वगैरह निकल रहे हैं उसको निकालते जा रहे हैं, नहीं, हमें जो है पारितंत्र का भी ध्यान रखना है और वहाँ की जो है जैव विविधता को भी सुरक्षा प्रदान करनी है। अब यह कदम जो है भारत की ब्लू इकोनॉमी के लिए रणनीति को मजबूत करता है, और ये UPSC एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, चाहे वो इसका संसाधन सुरक्षा हो, समुद्री कानून हो, या फिर पर्यावरण का प्रभाव आकलन यानी EAI, और नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी के विश्लेषण में भी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बारे में और संबंधित जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं। देखिए क्या क्या होता है, जैसे हमने जो चर्चा की उसके बारे में समझेंगे। जैसे हमने अभी चर्चा की डीप ओशन मिशन, इसकी क्या है इसको समझते हैं। देखिए जहाँ तक बात है डीप ओशन मिशन की, तो इसको देखेंगे। तो डीप ओशन मिशन क्या है, केंद्र सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल के तहत यह जो है मिशन जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू किया था, और इस पर जो है 5 साल यानी 5 साल में लगभग 4077 करोड़ रुपया जो है खर्च होने की संभावना जताई जा रही थी। इसका जो है अनुमान लगाया गया था। समुद्रयान इसी का हिस्सा है ना। तो ये है। अच्छा, ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, हम क्यों है इसकी बात करेंगे, क्योंकि देखिए देश की GDP की अगर हम बात करते हैं तो देश की GDP में लगभग 4% हिस्सा जुड़ा हुआ है, और यह 95% व्यापार में मददगार है ना। यह 7577 किलोमीटर लंबी समुद्र रेखा से 9 राज्य, 13 इतने द्वीप हैं, और ये कुछ जो है देश की आबादी जो है समुद्र पर निर्भर करती है। जैसे हम सी फूड्स होते हैं, मछली है, या इस तरह से झींगा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास में, शैवाल वगैरह भी होते हैं जो हमारे यूज होते हैं, ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखिए ब्लू इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ जो हमारे जो मेटल्स वगैरह हैं, खनिज हैं, और आसपास के जो तटीय इलाके होते हैं उनमें भी बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है मतलब उसकी ब्लू इकोनॉमी में कामयाब रहती हैं। तो ये ब्लू इकोनॉमी होता है। अगर हम बात करें मत्स्य 6,000 इंसानों के लिए ये कितनी सुरक्षित है, तो ये मान के चलिए हमारे पास में क्या है, इसके बारे में पहले बात करते हैं। क्या है मत्स्य 6,000? ये 2.0 मीटर व्यास वाली टाइटेनियम से बनी गोलाकार पनडुब्बी है, जिसे जो है चेन्नई में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने बनाया था, है ना। तो ये एक पनडुब्बी है जिसको जो है 6,000 मत्स्य 6,000 नाम दिया गया है ना। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इंसानों के लिए कितनी सुरक्षित है। सामान्य ऑपरेशन में ये 12 घंटे तीनों यात्रियों के साथ 6,000 मीटर गहराई में भी रहेगी, है ना। तो इसलिए जो है इसको नाम दिया गया है 6,000, मत्स्य 6,000। इसके बाद साथ ही साथ अगर हम देखें कुछ और चीज़ें हैं, महासागर विजन का जो ध्यान देने पर जो है मतलब एक कुछ चीज़ें हैं, महासागर विजन का क्या है उसको देखते हैं,
है ना। जो मैरीटाइम लीडरशिप होती है उसको देखते हैं कि हिंद महासागर क्षेत्र यानी IOR में निबंध सुरक्षा प्रदाता और प्रथम मददगार रूप में जो है भारत के नेतृत्व को बढ़ावा देना है। समुद्री क्षमताओं की बात करें तो भारत की संलग्नता जो है और अन्य गतिविधियों के दायरे को जो है विस्तार करना, और ग्लोबल साउथ जैसे हमने बताया था कि जो हमारे ग्लोबल साउथ के देश हैं, जिसमें अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका वगैरह और जो हमारे दक्षिणी अमेरिकी देश हैं वो, और हमारी जो एशिया दक्षिणी एशिया है वो पार्ट हमारा पूरा किस में आता है, ग्लोबल साउथ में आता है। तो उसको लेकर के ये जो समुद्री सुरक्षा को संबंध को मजबूत करना है उसके साथ मिला करके, है ना। तो इस तरह से जो है ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमको समझ में मतलब इसको जो है समझना बहुत ज़रूरी है। क्या डीप ओशन क्या है, ब्लू इकोनॉमी क्या है, और इस तरह से जो है मत्स्य 6000 क्या है ना। अगर हम बात करें देखिएगा गहरे समुद्र में 5वां सबसे ताकतवर देश जो है भारत हो जाएगा। अभी जो है अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन के पास ही जो है गहरे समुद्री मिशन में जो है के लिए विशेष टेक्नोलॉजी और संसाधन है। अगर हमारे पास इस तरह की जो चीज़ें सामने आती हैं और हमारे पास में इसको सफल बनाने में जो है कामयाब हो जाते हैं तो हम भी जो है 5वें सबसे बड़े ताकतवर देश हो जाएंगे इस समुद्र के मतलब कार्य करने में, है ना। तो ये है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आर्टिकल 4 परामर्श रिपोर्ट और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके बारे में क्या है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा 19 अगस्त को जारी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक आर्टिकल 4 परामर्श रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक विकास का एक प्रमुख इंजन बताया गया है। यानी IMF के अनुसार भी हम देखते हैं जो है लगातार जो है जब आंकड़े जारी किए जाते हैं तो भारत पर जो है मेन फोकस किया जाता है और उसमें जो है हमारी अर्थव्यवस्था की जो क्या स्थिति है उस पर भी रिपोर्ट दी जाती है ना। रिपोर्ट में भारत की मजबूती, घरेलू मांग, अवसंरचना यानी जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उस पर सरकारी खर्च जो है और डिजिटलीकरण को आर्थिक स्थिरता का मुख्य आधार माना गया है। यानी अगर हम इसको जो कह सकते हैं कि वैश्विक विकास का एक प्रमुख इंजन बताया गया है तो इसका मुख्य कारण है कि हमारी जो मजबूत जो घरेलू मांग है और जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च है वो हमारा लगातार बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो है डिजिटलीकरण भी जो है इसकी आर्थिक स्थिरता को जो है मुख्य आधार माना गया है। हालांकि IMF ने वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच जो है राजकोषीय समेकन यानी कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन होता है उसकी गति को बनाए रखने और मुद्रास्फीति नियंत्रण पर सतर्कता बरतने के लिए सलाह दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इसकी चीज़ें, और ख़ास तौर से हम जब IMF की बात करते हैं तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। IMF क्या है, उसके जो मुख्य उद्देश्य क्या है उनको आज में समझ लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर हम बात करते हैं तो ये विश्व बैंक के साथ में जो है 1944 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, उसको देखते हैं। देखिए IMF और विश्व बैंक दोनों की स्थापना जो है 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय समेकन जिसे हम ब्रेटन वुड्स कहते हैं, है ना, सम्मेलन जो ब्रेटन वुड्स में सम्मेलन हुआ था वहीं पर जो है इसकी स्थापना की गई थी 1944 में। किसके साथ में, IMF और विश्व बैंक दोनों की। इसीलिए जो है IMF को और विश्व बैंक को क्या कहते हैं हम, ब्रेटन वुड्स की क्या कहते हैं जुड़वा बहनें भी कहते हैं और ब्रेटन वुड्स की संस्थान भी कहते हैं। इसमें कार्य क्या क्या है इसको देखते हैं। वैश्विक स्तर पर मैक्रो इकोनॉमिक यानी जो मतलब कह सकते हैं ना जो हमारी एक तो होती है सूक्ष्म, है ना, एक होती है सूक्ष्म यानी माइक्रो, एक होती है मैक्रो जो मतलब बड़े स्तर पर कार्य करती है उसे हम मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। यानी समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहता है, और जो साथ ही साथ जो है भुगतान संतुलन की समस्या का सामना कर रहे देशों की सहायता के लिए भी अल्पकालिक और मध्यकालिक ऋण भी देती है। यानी अगर वो सदस्य देश में जो है मान के चलिए कोई इस तरह की भुगतान संतुलन की समस्या आ गई है तो उसमें क्या करेंगे IMF उसकी सहायता के लिए अल्पकालिक और मध्यकालिक जो है वो ऋण भी प्रदान कर देती है। तो ये IMF का मुख्य उद्देश्य रहता है। साथ ही साथ बात करें तो सरकारों को बेहतर आर्थिक नीतियों को लागू करने में मदद करने के लिए तकनीकी सहायता और जो है इसको ट्रेनिंग भी प्रदान करती है। इसकी अगर बात करें तो इसमें जो है देखिए 190 देश जो है इसमें शामिल हैं, भारत भी जो है इसमें शामिल है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए जो है किसी भी देश को सबसे पहले IMF की सदस्य लेनी होती है। तो ध्यान रखिएगा जब तक अगर हम मान के चलिए विश्व बैंक की सदस्य लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो है क्या करना होगा, IMF की सदस्य लेनी होगी। तो ये है ना। तो ये हमने देखा IMF के बारे में। IMF की अगर बात करें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होती है, इसमें जो है किस तरह से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कौन कौन बॉडी है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा IMF में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है जिसमें प्रत्येक सदस्य जो है देश से क्या होता है एक गवर्नर और एक जो है वैकल्पिक गवर्नर इसमें शामिल होते हैं। अगर हम बात करें कोटा, देखिए इसमें जो ये होती है ना साझेदारी वो कोटे के आधार पर होती है। अब भारत की अगर बात करें तो भारत का कोटा कितना है 2.7 यानी 2.75% जो है, यानी 8वां सबसे बड़ा जो है भागीदार देश है, जबकि अमेरिका का कोटा 17% है जो कि सबसे बड़ा भागीदार है। तो अमेरिका को तो जाहिर सी बात है जब सबसे बड़ा भागीदार हर जो है संस्थान में हम कह सकते हैं। तो ये है।
तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इसकी जो मुख्य रिपोर्ट होती है ना, वो होती है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और वर्ल्ड ये हमारी ग्लोबल जो फाइनेंशियल मतलब स्थिरता वाली स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती है, वो भी ये जो है दोनों जारी करती है। यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जो है, ये दोनों रिपोर्टें कौन जारी करता है? IMF जारी करती है। तो ये थी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली खबर की। राष्ट्रीय खाद्य पोषण सुरक्षा अभियान यानी बायो जो फोर्टिफाइड फसलें हैं उनकी। तो देखते हैं, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कुपोषण मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत 10 नई बायो फोर्टिफाइड किस्मों के जो है व्यवसायिक प्रसार की योजना शुरू की है। इसमें जिंक, आयरन और विटामिन ए से समृद्ध इन फसलों जैसे जस्ता समृद्ध गेहूं और लौह समृद्ध जो है बाजरा को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS और PM पोषण योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है। यानी जो हमारे जो हम देखते हैं PDS के माध्यम से जो हम जो है मतलब अनाज प्राप्त करते हैं, तो अब जो क्या होगा, अब ये होगा कि उसमें जो है कुछ चीज़ें जो हैं जिंक, आयरन, विटामिन ए, इस तरह से जो है कुछ चीज़ें मतलब बायो फोर्टिफाइड फसलों के रूप में जो है हमारे पास में आएंगी। यह पहल जो है सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को जो है उसकी समस्या को दूर करेंगी। ये हमारे लिए जो है बहुत ही लाभकारी होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो खाद्य सुरक्षा की बात आती है, तो हम जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनमें जो है दूसरे नंबर पर ये हमारा स्थान आता है खाद्य सुरक्षा का, है ना। तो ये है। इसकी अगर हम बात करें, देखिएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन की, तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। तो जिसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी जो है इसको क्या कहते थे पहले, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कहा जाता था। भारत सरकार की एक केंद्रीय जो योजना है, इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो 2007-8 में शुरू की गई थी, जिसमें चावल, गेहूं और दालों का जो है उत्पादन बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था। और 2024-25 में जो है इसको पोषण सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने के लिए इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन कर दिया गया, है ना। तो पहले इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। और जब हमने इसकी बात की तो ये चीज़ें जो है उसका उत्पादन विशेष रूप से क्या गया, पोषण सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए जो है, जो इसमें चावल, गेहूँ और दालें थी, उसको जो है और जो है पोषण युक्त बनाने के लिए जो है इसका नाम बदल कर क्या किया गया, ये किया गया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन, है ना। इसके अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मुख्य उद्देश्य देखते हैं क्या है। अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करें तो देखिए क्या है, उत्पादन बढ़ाना। जैसे चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और जो श्री अन्न पोषण योजनाएं मिलेट्स हैं, उनके उत्पादन में जो है वृद्धि करना है। नंबर एक बात यही। और नंबर दूसरी बात है कि जो हमारे खेत के स्तर पर मिट्टी की जो सेहत है उसकी उत्पादकता में सुधार भी लाना है। क्योंकि जब अगर हम मिट्टी की सेहत और उत्पादकता में सुधार लाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है हमारी जो फसलें हैं उनका जो है उत्पादन ज़्यादा होगा, है ना। अब बात तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतर बीज देकर जो है उनकी आय बढ़ाना। यानी आधुनिक तकनीकें दें और साथ ही साथ जो है बेहतर अगर बीज देंगे तो उससे भी जो है उत्पादन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उत्पादन जो है वो सकारात्मक होता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। जाने से पहले एक बार फिर से आपके जो है रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे YouTube चैनल भारत दर्पण को जो है सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है जो नोटिफिकेशन की घंटी होती है उसको भी दबा दें, ताकि जो ये खबरें हैं सबसे पहले आपके पास पहुँच सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।